हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए। राइट, और जनाब इसलिए भी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, फार्मूला मैराथन एंड टॉप पीवाईक्यूज भी लेकर आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना मस्ट हो जाता है, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट शेयर भी कर देना है, ठीक है। और जनाब अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो ये रही हमारी इंस्टा आईडी, आइए फॉलो करिए, टेक्स्ट मैसेज भी किया जा सकता है उसका। राइट, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बहुत ध्यान से हमको देखना है। ओनली 2 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन ऑफ अननोन मोलरिटी। इसकी मोलरिटी हमको नहीं पता है। राइट, यानी कि हमसे मोलरिटी पूछ ली गई है। ओके, तो KMnO4 की मोलरिटी हमको नहीं पता है, वॉल्यूम पता है दैट इज 2 ml। इज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन ऑफ 20 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यानी कि ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी दी गई है 2 ml, वॉल्यूम दिया गया है 20 ml इन एसिडिक मीडियम। समझ आ चुका है ना क्या करना है यहाँ पर जनाब? बहुत ही आसान रिएक्शन है, आसान सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार आप इन चीजों को अटेम्प्ट कर चुके हैं। कौन सा पेन लेकर आएंगे हम? येलो पेन लेकर आएंगे। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट दोनों के बराबर हो जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का जनाब फॉर्मूला क्या होता है? H2C2O4। अगर नहीं भी पता था तभी दिक्कत नहीं थी, ये कुछ ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन को क्रैक करने से आपको रोकेगा, बट पता होगा तो अच्छी बात है। राइट, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होने वाले हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये हमारा पेन क्यों नहीं चला यहाँ पर? इस बार चलेगा। यस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, या फिर बोलें तो H2C2O4। दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला आता है ना? नहीं आता जनाब, जीवन में समस्या है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रिवीजन किया है, रिडॉक्स चैप्टर को पढ़ा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता इस फॉर्मूले को आप ना याद करते हो। राइट, फॉर्मूला होता है जनाब नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि हम N1V1 इक्वल टू N2V2 लिख सकते हैं। अब यहाँ कहीं पर क्या आपको नॉर्मेलिटी नजर आ रही है? देखिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, क्या आपको कहीं पर नॉर्मेलिटी नजर आ रही है? नहीं आ रही है, यानी कि हमें नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। सिंपल है जनाब, बहुत ही अच्छी बात है। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर हम करेंगे, यानी कि NF लिख देते हैं, इसको हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। पता है ना? यस, पता होना चाहिए। V1 इक्वल टू M2 इंटू एन फैक्टर इंटू V2। स्क्रीन थोड़ी सी ऐसे करी जाएगी। यस, कर ली गई है। अब जनाब मोलरिटी आपको KMnO4 की पता करनी है, तो KMnO4 यानी कि M1 पता करना है आपको। सही है, N1V1 इक्वल टू N2V2 तो आपने लिख लिया, बट यहाँ कहीं पर भी क्या आपको नॉर्मेलिटी नजर आ रही है? नहीं आ रही है, तो नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। यस जनाब, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो हम यहाँ पर एन फैक्टर लिखने वाले हैं, और एन फैक्टर को हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। M2 इंटू एन फैक्टर लिखेंगे और यहाँ पर V2 लिख देने वाले हैं। N1 हमने 1 क्या माना हुआ है? KMnO4 को हमने 1 माना है। राइट, बार बार KMnO4 लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने KMnO4 को 1 मान लिया और ऑक्जेलिक एसिड को 2 मान लिया। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे और यस, अपने आंसर को हम क्रैक कर सकते हैं। M1 यानी कि M1 तो ही आपसे पूछा गया है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 ही तो आपसे पूछा गया है, तो यस उसको ऐसे ही रखेंगे। अब एन फैक्टर ऑफ KMnO4 क्या होता है? पता होनी चाहिए एन फैक्टर के बारे में सारी चीजें। अगर पता नहीं है तो जनाब देखिए, इसका एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम सब में अलग अलग होने वाला है। जनाब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, उसका एन फैक्टर क्या होता है? 5। देखिए आपको हम लिख देंगे, यहाँ पर नहीं पता है तो याद कर लिए। एसिडिक मीडियम में जनाब 5 होने वाला है एन फैक्टर, या फिर आप +5 लिख सकते हैं। चलिए 5 ही लिखेंगे हम फिलहाल के लिए। अगर हम बात करें न्यूट्रल मीडियम की या फिर एल्कलाइन मीडियम की, तो वहां पर आपको 3 मिलेगा, या फिर आप +3 बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें बेसिक की,
तो वहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, या फिर आप +1 बोल सकते हैं। ये हमने बात करी कि MnO4 की, कर ली जनाब, कर ली, बात कर ली, आपको पता भी होना चाहिए, शॉर्ट नोट कॉपी में सारी चीज नोट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसिडिक मीडियम। चलिए यहाँ पर 5 लिखेंगे हम एन फैक्टर, क्योंकि एसिडिक मीडियम में 5 होता है। V1 क्या है जनाब, V1 2 ml, ओहो 2 ml है, बढ़िया बात है। M2 यानी कि मोलरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 2। एन फैक्टर जनाब क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड का, 2 होता है, पता होना चाहिए, 2 होता है जनाब। 2H+ अलग होंगे, यस 2 होता है। V2 जनाब 20 ml। बताइए अब क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाएंगे, 2 से 2 चला जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि M1 की वैल्यू आ जाने वाली है 8 ml। आएगी या नहीं आएगी जनाब, बिल्कुल आने वाली है। 8 ml नहीं, 8 मोलरिटी। ml क्या होता है भैया, मोलरिटी आप बता कर रहे हैं, उसकी यूनिट ml कब से होने लगी, बता दें इसको, ml इज इक्वल टू 8। तो यस, इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, बस इतना सा नॉलेज होना चाहिए था आपको। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं अब हम, तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपके पास कई रिएक्शन दी हुई है एंड आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन क्या है। तो रिडॉक्स में आप यही तो पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही तो पढ़ रहे होते हैं रिडॉक्स में। तो रिडॉक्स में जनाब ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो कौन वाला आएगा, और अगर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है तो आपसे क्रैक भी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्या है ये, N2 + O2 गिव्स 2NO। क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, 2 रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन। तो जनाब ये हो जाने वाली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे इसके सामने, बढ़िया है ना, बढ़िया है। यहाँ पर क्या है, 2PbNO3 होल ट्वाइस, ओहो ये जनाब 3 जगह पर टूट गया, यानी कि डिकम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक कंपाउंड था आपके पास रिएक्टेंट में, डिकम्पोज होकर 3 कंपाउंड बन चुके हैं प्रोडक्ट में। तो जनाब क्या हुआ, डिकम्पोज बोले तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 ऑब्वियसली। ये क्या है, 2Na + 2H2O 2NaOH H, यानी कि Na, ओहो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया गया है, सोडियम डिस्प्लेस कर चुका है OH, ग्रेट। Na यहाँ पर अकेला था, यहाँ पर क्या आ चुका है NaOH, यानी कि यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो सी का कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पर हम सेकेंड लिखने वाले हैं। अब बारी है डी की, ऑब्वियसली जो बचा हुआ है वही होगा, बट कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। 2NO2 2OH-, यहाँ पर NO2- आ चुका है, यहाँ पर कुछ भी डिकम्पोज नहीं हुआ है, कुछ भी कंबाइन नहीं हुआ है, एंड कुछ भी यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं किया गया है। सही है ना, कुछ भी डिस्प्लेस नहीं किया गया है, बट कुछ तो बदलाव आया है। क्या आया है, NO2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की, +4 है ना, +4 है, समझ आया, +4 है आसानी से। इस तरफ देखिए NO2 निगेटिव है, आपको यहाँ पर निगेटिव दिखाई देना चाहिए, ये लिखा हुआ है NO2 निगेटिव, तो यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। कैलकुलेट आप कर सकते हैं, तो बताने की जरूरत हम समझते नहीं है। NO3 निगेटिव, यहाँ पर NO3 निगेटिव है, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाने वाली है +5। कैलकुलेट कर सकते हैं जनाब आप, +4 से +3 क्या होगा, +4 से +5 क्या होगा, बताइए क्या होगा, +4 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, यानी कि यहाँ पर हो जाने वाला है ऑक्सीडेशन। +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। सेम ही मेटल का रिडक्शन हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डी का हो जाएगा थर्ड। सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं जनाब, अब क्या दिक्कत है, 4 1 2 3 4 1 2 3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यस इंडीड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं हम। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, एमंग द फॉलोइंग हेलोजन। तो ये 4 हेलोजन आपके सामने दे दिए गए हैं, आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है हमको। विच कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जनाब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू कौन जाने वाला है, बताइए। तो जनाब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अभी अभी आपको क्लियर कर दिया गया। अगर सेम ही ऑक्सीडेशन हो रहा है सेम मेटल का, और सेम का ही रिडक्शन हो रहा है, एलिमेंट का बोलेंगे, मेटल नहीं बोलेंगे, ओके, एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट का अगर रिडक्शन हो रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जनाब वो होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जनाब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी चाहिए, रिडक्शन का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज कब होंगी, जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट प्रेजेंट होगा। बताइए, जब इंटरमीडिएट में होगा तभी तो ऊपर जा सकता है, तभी तो नीचे आ सकता है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जनाब ऊपर कैसे जाएगा, ये क्लियर हो रही है, होनी भी चाहिए। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होनी चाहिए। बढ़िया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो बड़ी ही
आसानी रहने वाली है आपको क्वेश्चन क्रैक करने में। ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट किस में है। अब सभी में जनाब जीरो ही है, सभी न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि सबकी क्या है, जीरो। तो अभी आपको सोचना है जीरो से कम कोई हो सकता है या नहीं, जीरो से ज़्यादा कोई हो सकता है या नहीं। तो पहले हम बात कर लेंगे फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। तो अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो अपने ऊपर पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं रखेगा। इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉसिबिलिटीज क्या है, जीरो से जनाब ये सिर्फ और सिर्फ -1 में जा सकता है। इसको आप जीरो से पॉजिटिव में तो ले ही नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर, यानी कि जीरो से -1 जा सकता है, +1 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होने वाली। जीरो से -1 का क्या मतलब हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए आपको जीरो से पॉजिटिव में जाना पड़ेगा, तो जनाब ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो फ्लोरीन के केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होने वाली। क्लियर है ना क्लोरीन। चलिए अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के बारे में क्या खास बात है, यहाँ पर भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जीरो से क्या क्या पॉसिबिलिटीज। क्लोरीन किस में जा सकता है, -1 में जा सकता है, -1 से लेकर +7 तक जा सकता है क्लोरीन, पता है ना। जीरो से -1 रिडक्शन, जीरो से +1 +2 या फिर +7 ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, दैट मीन्स क्लोरीन कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जनाब फिलहाल के लिए हम क्लोरीन को टिक करके रखेंगे, सही है, क्लोरीन को ऐसे टिक कर लेंगे हम, बढ़िया है। अब नीचे आते हैं, ब्रोमीन की बात करने वाले हैं। ब्रोमीन भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जनाब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, ऑब्वियसली -1 तो होगा ही होगा। और अगर इसकी पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जनाब +1 +3 +5 एंड +7 ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ब्रोमीन की। जीरो से -1 रिडक्शन, जीरो से किसी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन, यानी कि ब्रोमीन भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, और I2 भी जनाब देगा। इसको टिक कर लेते हैं, आपको यहाँ पर बताएंगे हम। जीरो में है, -1 में जा सकता है, एंड जनाब -1 से लेकर ये +7 तक जा सकता है। -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, -1 से लेकर ये +7 तक जा सकता है। ये है जनाब इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जीरो से -1 रिडक्शन हो जाएगा, जीरो से किसी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि ये तीन ऐसे हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देने वाले हैं। जनाब देखिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं, 1 में क्या है, फ्लोरीन है। ओहो, फ्लोरीन तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, Cl2 Br2 एंड I2। ग्रेट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो चुका है। पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए जनाब आइए, क्या है यहाँ पर, थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन। ओहो, आयोडीन एंड ब्रोमीन के साथ ही अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है इन द गिवन रिएक्शन बिलो। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन भी दी गई है। थायोसल्फेट क्या होता है, Sl2O3 2-, यस यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रेट, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जस्टिफाई द अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट का यहाँ पर दोगला बिहेवियर है, दो तरीके के बिहेवियर शो कर रहा है। H2O3 2- यानी कि थायोसल्फेट। तो वही यहाँ से पूछा गया है आपसे, इन चार में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पर्टिकुलर चीज को जस्टिफाई कर रहा है, राइट, डुअल बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा है। ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ओके जनाब, यहाँ पर ऑक्सीडेशन चेक करनी है आपको। तो पहले में चेक करते हैं I2 वाली रिएक्शन में। यहाँ पर हम I2 लिख रहे हैं ना, तो I2 वाली रिएक्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए 3 दूनी 6 2 4, यानी कि +2 होगा ना, यस +2 होने वाला है। +2 से किस में जा रही है आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा, S4O6 2-, 6 दूनी 12 12 2 हो जाएंगे 10 और 4, यानी कि 2.5, +2 से 2.5 क्या हो गया, +2 से +2.5 लिखेंगे हम। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर हो जाने वाला है ऑक्सीडेशन। ग्रेट, अब बात करते हैं Br2 वाली रिएक्शन में, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिएक्शन नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पर रिएक्शन नंबर 2 लिख लेते हैं। S2O3 2-, यानी कि यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही थी, बट यहाँ +2 से किस में जा रहा है आपको ये चेक करना पड़ेगा। SO4 2-, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाने वाली है +6, तो ये भी तो है ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जनाब I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा
तो इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कैसे करवा पाएगा? बोलिए बोलिए। सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इसको कोई तो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, I2 है वो। यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आप देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। ओके, तो आपको यहाँ पर यह भी देखना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट को उतना ही ज्यादा बढ़ाने वाला है। सिंपल है ना। +2 से +2.5 थोड़ी सी बढ़ी, +2 से +6, ओहो काफी बढ़ गई। सिंपल है ना। यानी कि Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतर है इन कंपैरिजन टू I2, यानी कि ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। तो यस जनाब, स्टेटमेंट 1 ही आपका सही हो जाने वाला है। ऑक्सीडेंट को ही तो हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समस्याएं तो नहीं होंगी इस सब चीजों में। स्टेटमेंट 2 को पढ़ लेते हैं। थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन एंड रिडक्शन बाय आयोडीन। नहीं, दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देख चुके हैं। थर्ड वन, ब्रोमीन इज अ वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। ब्रोमीन अगर जनाब वीकर होता तो +2 से +6 नहीं, कम रख रहा होता, +2.5 से भी कम होता। बट यस, ब्रोमीन हायर ऑक्सीडेंट, बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यस काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं। यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड आयोडीन अंडरगोज रिडक्शन। नहीं, ये वाला भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ चुका होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 9 अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, पहले तो इसको अंडरलाइन कर लेना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ ट्राइमेटिक एनालिसिस। इट्स ओहो, तो जनाब ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हमेशा से ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को हिलाने की ताकत रखते हैं। राइट, तो चलिए स्टेटमेंट 1 से हम शुरुआत करते हैं, और पांचों ही स्टेटमेंट हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, ए वाले पढ़ते हैं। इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म। यस इंडीड, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो फिलहाल जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है वहां पर हम टिक करने वाले हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाकी हम बाद में उसको अलग कर लेंगे। इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म। यस, ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जनाब अगर ड्राई फॉर्म में होगा तो आप एक्यूरेट वेट मेजर कर सकते हैं। टाइट्रेशन में आपको एक्यूरेट वेट मेजर करना होता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, यहां पर लिख देते हैं, बिकॉज इट इंश्योर्स। ओहो, इंश्योर की स्पेलिंग भी नहीं आती है, हमको आती है, बट यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। इट इंश्योर्स एक्यूरेट वेट मेजरमेंट। सही है ना, एक्यूरेट वेट मेजरमेंट। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। इसलिए जनाब हमको इसे ड्राई फॉर्म में रखना होता है। सही है, यानी कि स्टेटमेंट ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बी की बात करते हैं। इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर। यस जनाब, ये बिल्कुल सही है। इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर। राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो जनाब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है एयर में। ये एयर में स्टेबल होता है, इसका क्या मतलब हुआ, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दैट इज O2 या फिर CO2। ये O2 CO2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है जनाब, ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर। यस, जब जनाब रिएक्शन ही नहीं हो रही तो केमिकल चेंज कहाँ से हो जाएगा, बताइए कहाँ से हो जाएगा। तो क्या लिखें हम, बाकी अगर आप अपने मन से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा, इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर। यस इंडीड, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। बट क्यों करेक्ट है, क्योंकि जनाब ये एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कौन नहीं करता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड। राइट, प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड बी स्टेबल इन एयर बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ एयर, दैट इज O2 और CO2। ये लाइन आप लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो समस्याएं हो जाएंगी, काफी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सी स्टेटमेंट को देखते हैं। अभी तक के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ये दोनों आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाले। ग्रेट। इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक। ओहो नहीं जनाब, यहीं पे गलत हो चुका है। इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक नहीं, इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, वहां पर पानी लग जाए। इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, अगर ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर हाइग्रोस्कोपिक होगा तो जनाब आप एक्यूरेट वेट कैसे मेजर कर पाएंगे। अभी अभी हमने बताया स्टेटमेंट ए में कि आपको एक्यूरेट वेट मेजर करना होता है, इसलिए आपको ड्राई फॉर्म में रखना होता है। तो जनाब इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि आपको एक्यूरेट वेट मेजर करना होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बाकी हम लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बात है। इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक बिकॉज वी हैव टू मेजर एक्यूरेट वेट। करेक्ट, आगे पढ़ लेते हैं। हालांकि ये वाला स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो चुका है, बट आगे आप पढ़िए। एंड शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकल
इंस्टेंटेनियसली एंड स्टैच्यूमेट्रिकली। जनाब ये वाली लाइन ना बिल्कुल सही है, कोई गलती यहाँ पर नहीं है। इतनी लाइन तो सही है बट इतनी लाइन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था इट शुड नॉट बी। जनाब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूरा स्टेटमेंट तो हम गलत मान लेंगे बट आपको ये पता होना चाहिए कि कितना स्टेटमेंट सही है कितना गलत है। तो ये जनाब इट शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकल इंस्टेंटेनियसली एंड स्टैच्यूमेट्रिकली, तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी रिएडली सॉल्युबल इन वाटर, यस इट शुड बी रिएडली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही लाइन है जनाब ये। तो ये वाला स्टेटमेंट सही क्यों है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि जनाब डिजॉल्व होना अनिवार्य है। अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनेगा बताइए। इसलिए जनाब ये रिएडली सॉल्युबल होना चाहिए। अगर फटाक से सॉल्युबल हो जाएगा दैट मीन्स डिजॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो जाने वाला है टाइट्रेशन के लिए। राइट, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ई वाले को पढ़ते हैं। KMnO4 एंड NaOH कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो नहीं जनाब ये दोनों ही नहीं यूज किया जा सकते। KMnO4 क्यों नहीं यूज किया जा सकता? क्योंकि जनाब KMnO4 होता है अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, ये फटाक से डिकम्पोज हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाने वाला है, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। डिकम्पोज हो जाएगा, राइट, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, NaOH का यूज हम क्यों नहीं कर सकते भैया? NaOH क्या है? हाइग्रोस्कोपिक। अभी अभी सब कुछ बताया जा चुका है आपको हाइग्रोस्कोपिक के बारे में। अगर ये हाइग्रोस्कोपिक है इसका मतलब आप इसका एक्यूरेट वेट मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जनाब एक्यूरेट वेट मेजर होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो गलती है। यस, इसका मतलब ये वाली लाइन गलत हो चुकी है बट आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट। बताइए, पांचों स्टेटमेंट समझ आ चुके हैं ना? आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए जनाब, पांचों स्टेटमेंट समझ में आने चाहिए। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं और -1 तैयार रखते हैं अपने पास। ग्रेट, चलिए कोई बात नहीं। इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था यानी कि C एंड E इज द करेक्ट वन। तो देखिए C एंड E कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सही है ना? इनकरेक्ट वगैरह चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो उनको प्रैक्टिस करना ही करना है। जनाब आपने हमारे साथ बैठकर 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते जाइए, आप बहुत ज़्यादा फायदा पाने वाले हैं। राइट, साइड में प्लेलिस्ट देखिए आपको मिलने वाली है, वहाँ पर क्लिक करिए, आपको रेडॉक्स चैप्टर के और भी काफ़ी सारे PYQs मिलने वाले हैं जो आपको इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, जनाब हमारी इंस्टा ID पर आइए, फॉलो करिए, मैसेज करिए। ठीक है, वहाँ पर बातें होंगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।